डब्ल्यूटीओ में ई कॉमर्स के ऊपर चल रही नेगोशिएशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपको ये तो पता है डब्ल्यूटीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टाब्लिश हुई थी 1995 में। डब्ल्यूटीओ का काम ये है विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करवाना, ट्रेड को रेगुलेट करना, मतलब किन टर्म्स पे ट्रेड होता है उन सब चीज़ों को रेगुलेट करना, ये डब्ल्यूटीओ का काम है। कब बनी थी डब्ल्यूटीओ? 1995 में बनी थी। तो 1998 में ना डब्ल्यूटीओ की सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो एक इशू आया। यहाँ पर देखो, 1998 में सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इशू आया कि ई कॉमर्स कैसा होना चाहिए विभिन्न देशों के बीच में, मतलब किन टर्म्स पर ई कॉमर्स होना चाहिए। तो उस समय देखो एक टेम्परेरी मोराटोरियम लगा दिया गया था। टेम्परेरी मोराटोरियम मतलब कि रोक लगा दी गई थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकता कोई भी देश। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो, आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो यूएसए की कंपनी से, या फिर गेम डाउनलोड करते हो, या फिर कोई सर्विस लेते हो, तो उस पर ना हमारे देश की सरकार कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकती। वैसे देखो, कोई किताब आप मंगवाते हो, कार मंगवाते हो दूसरे देश से, कार लैंड बॉर्डर के थ्रू या फिर कोस्टल रूट के थ्रू आती है, प्रॉपर उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर आपको वो कार या फिर बुक मिलती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना, उस पर विभिन्न देश कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते। ये तय हुआ था 1998 में सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन देखो, वो जो मोराटोरियम लगाया था ना, वो जो रोक लगाई थी ना कि इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसमिशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे आप मूवी गेम डाउनलोड करते हो, इस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते, वो रोक लगी तो थोड़े समय के लिए थी, लेकिन वो आज भी चली आ रही है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खास करके इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये बोलते हैं कि अरे भैया, हमें कितना रेवेन्यू का नुकसान होता है, आप इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने देते, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई फाइनल एग्रीमेंट ई कॉमर्स रेगुलेशन से संबंधित हो ही नहीं रहा है। तो 2017 में क्या हुआ? 2017 में 70 के आसपास देशों ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जेएसआई, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। यह दिसंबर 2017 में आया था। यह इनिशिएटिव इसलिए आया था कि ई कॉमर्स के जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ना, उन पर किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया जा सके, उन पर किसी प्रकार की सहमति बनाई जा सके। 2019 में और भी देश शामिल हो गए इस जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव में। मकसद इस इनिशिएटिव का यही था कि ई कॉमर्स के ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन करना। शुरू में 71 कंट्रीज थे, लेकिन बाद में 2019 में कुछ और देश भी आ गए। कुछ देश तो ऐसे हैं जो इस इनिशिएटिव कि मेन ऑब्जेक्टिव से, मेन जो इनका विजन है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जैसे चाइना, इंडोनेशिया जैसे देश है। वो भी इस इनिशिएटिव में शामिल इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि इनिशिएटिव के अंदर शामिल होके हम इनिशिएटिव के विजन का विरोध करेंगे। जैसे याद कीजिए, वो आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे तो कुछ लीडर्स का ये कहना था कि हम लेजिस्लेचर के अंदर जाके विरोध करेंगे। उसी प्रकार से चाइना, इंडोनेशिया जैसे देशों को लगता है कि ये इनिशिएटिव तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जाके हम इस इनिशिएटिव के विजन का विरोध करेंगे। जबकि दूसरी साइड है इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश जो कहते हैं कि हम इस इनिशिएटिव से बाहर रह के इस इनिशिएटिव के जो ऑब्जेक्टिव है उसका विरोध करेंगे। वैसे देखो, ये जो इनिशिएटिव है ना, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, इसमें जो मेंबर्स हैं वो ग्लोबल ट्रेड में 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। बट डब्ल्यूटीओ में अब आज भी आधे से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो इन नेगोशिएशंस का पार्ट नहीं है, यानी इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। इंडिया और साउथ अफ्रीका तो ये भी कहना है कि डब्ल्यूटीओ का देखो एसेंस ही ये है कि हर एक देश, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर एक देश का एक वोट है और वो वोट मायने रखता है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ना, वो डब्ल्यूटीओ के एसेंस को चैलेंज करता है, एक कंट्री एक वोट। अगर आपको इसी प्रकार से कुछ देशों को मिला के अगर नेगोशिएशन करनी है ई कॉमर्स रेगुलेशन से संबंधित, तो आप डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर जाके भी इस प्रकार की नेगोशिएशन कर सकते हो ना। डब्ल्यूटीओ के अंदर क्यों कर रहे हो? डब्ल्यूटीओ के अंदर तो एक कंट्री एक वोट वाला परंपरा है। डब्ल्यूटीओ में तो कंसेंसस वाली परंपरा है कि सभी देश मिल के सहमति बनाएंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेके डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिसएग्रीमेंट है, जिनमें से देखो सबसे पहला है
इंटरनेशनल रूल्स रिगार्डिंग फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस बॉर्डर्स। आपको पता है इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने देखो डेटा लोकलाइजेशन संबंधित रूल्स वो लेकर आए हैं ताकि विदेशी कंपनीज जैसे यूएसए की कंपनीज हैं वो इंडिया से डेटा उठाती हैं तो उनको इंडिया में स्टोर करके रखें। लेकिन ये जो कंपनीज है ना, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव में जो देश शामिल हैं वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार से डेटा लोकलाइजेशन की जो कंडीशन है ना, इसकी वजह से ई कॉमर्स करना थोड़ा मुश्किल है। हमारे देश में आरबीआई 2018 में फाइनेंशियल डेटा लोकलाइजेशन इनिशिएटिव लेके आई थी। मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस है, इन्होंने मना कर दिया था तो आरबीआई ने इनको रोक दिया था नए कार्ड्स इशू करने से। तो ये इशू हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा लोकलाइजेशन का। इसके बाद दूसरा इशू आता है सोर्स कोड का। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज ये चाहते हैं कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है ना जैसे अमेजोन, फेसबुक, ट्विटर, ये अपना सोर्स कोड जरूर बताएं। सोर्स कोड इसलिए बताएं मतलब कैसे ये कंपनीज काम करती हैं, प्रोग्रामिंग कैसे है, उससे ना एल्गोरिथम का पता लग सके कि ये इनका जो एल्गोरिथम है ना वो ट्रांसपेरेंट है, किसी प्रकार की धांधलेबाजी ये अपने एल्गोरिथम में नहीं करते हैं। ये मांग है इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की। जबकि डेवलप कंट्रीज ये बोलते हैं हम आपको सोर्स कोड बता देंगे, अगर हमारी कंपनीज आपको सोर्स कोड बता देंगी फिर तो रहा ही क्या। मतलब वो इतनी मेहनत से इनोवेशन करें और आपको सोर्स कोड बता दें तो आप तो उस सोर्स कोड का इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनीज खड़ी कर दो। ये डेवलप कंट्रीज का कहना है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज ये बोलते हैं भैया सोर्स कोड हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनीज का जो एल्गोरिथम है ना, फेसबुक क्या एल्गोरिथम यूज करती है, ट्विटर क्या एल्गोरिथम यूज करती है, हमें वो पता करना है ताकि गलत एल्गोरिथम ना हो, किसी प्रकार का एल्गोरिथम में कोई कमी ना हो जिसकी वजह से हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन हो कंज्यूमर्स के बीच में या फिर कुछ और नुकसान हो। देखो ये जो डिबेट है ना, कुछ कुछ वही डिबेट है जो पहले चला करती थी कॉलोनिज्म के समय में। कॉलोनिज्म के समय में क्या हुआ करता था, जो ये डेवलप कंट्रीज थे यूके जैसे, वो इंडिया जैसे देशों से कच्चा माल इंपोर्ट करते थे और फाइनल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते थे। आज के समय में वो ना इंडिया जैसे देशों से डेटा ले रहे हैं और उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा इन्फ्लुएंस जमाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज ये बोल रहे हैं भैया हमें हमारे डेटा पर सोवरेनिटी चाहिए, हमारे देश से जो डेटा इकट्ठा हुआ है ना उस पर हमारे देश का हक है, उसको कैसे यूज किया जाए वो हम डिसाइड करेंगे ना कि आप। तो ये डिबेट है डेटा सोवरेनिटी मतलब वर्सेस डेटा कॉलोनिज्म। आज के समय में देखो इंडिया एज ए डिजिटल इकोनॉमी इवॉल्व कर रहा है। बहुत सारी चीजें अभी इंडिया में आनी है, जैसे सर्विलियंस रिफॉर्म्स, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का कानून नहीं आया है, एल्गोरिथम गवर्नेंस नहीं आई है, नॉन पर्सनल डेटा रेगुलेशन, ये सब चीजें इंडिया में आएंगी अभी। तो ऐसा ना हो कि डब्ल्यूटीओ में ई कॉमर्स से संबंधित जो नेगोशिएशन चल रही है ना, फाइनल एग्रीमेंट इस प्रकार का साइन हो जाए कि इंडिया की जो पकड़ है ना इन सब इश्यूज पर कमजोर हो जाए। इसलिए ये जो नेगोशिएशन है डब्ल्यूटीओ में चल रही है ई कॉमर्स संबंधित, ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखो आरसीईपी में इंडिया काफ़ी सालों तक नेगोशिएशन करता रहा लेकिन फाइनल हिस्सा नहीं बन सका। और भी काफ़ी एग्रीमेंट्स हैं जिनका हिस्सा इंडिया नहीं बन सका। इंडिया पूरी तरह से बाहर भी नहीं रह सकता, बाहर रहेगा तो अलग थलग पड़ जाएगा। तो इंडिया के पास क्या रास्ता है? इंडिया के पास देखो 2-3 रास्ते ये हैं कि एग्रीमेंट में इंडिया शामिल हो जाए ई कॉमर्स के ऊपर, लेकिन इंडिया ये बात मनवा ले कि कुछ एक्सेप्शंस हों ई कॉमर्स से संबंधित। मतलब जब लेजिटिमेट पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की बात आए या फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात आए तब हम उस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। इस प्रकार का प्रोविजन इंडिया करवा सकता है, समझ गए? तो फिर इंडिया के पास एक स्कोप रहेगा कि कब उस एग्रीमेंट को नहीं मानना है। जब ये चीजें लिखी हों कि कुछ एक्सेप्शंस हैं एग्रीमेंट में, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आए या फिर एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात आए। या फिर एक दूसरा रास्ता इंडिया के पास ये है जो डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में था। इसमें क्या था? इसमें देखो एक प्रोविजन ये था कि आप एग्रीमेंट में जो जो मॉड्यूल्स को मानना चाहो तो मान सकते हो, जिसको इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर सकते हो। तो ई कॉमर्स पे एग्रीमेंट तो हो जाए लेकिन उसमें छूट हो कि कौन सा देश ई कॉमर्स एग्रीमेंट के अंदर कौन से मॉड्यूल को मानना चाहता है। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं इंडिया देखो ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से नेगोशिएशन से बाहर हो जाए और ऐसा भी नहीं कि सरेंडर कर दे।
तो इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी इन नेगोशिएशंस के दौरान, ताकि अपने इंटरेस्ट जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।